हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। और बच्चों कैसे हैं? सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो है क्या, आपको पहले से ही पता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया जाए, कुछ न कुछ अल्ट्रेशन किया जाए। तो जेनेटिक मटेरियल में जो अल्ट्रेशन है वो नेचुरली कहाँ से आता है? तो ये पहले से ही पता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विशेष बात होती है, ये फॉर्मेशन करता है क्या, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक मेकअप में न्यू कॉम्बिनेशन के नाते क्या आती हैं? तो इसमें हमें देखने को मिलती हैं वेरिएशंस। ठीक है, इसके उल्टा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसकी खास बात यह है कि ये रीस्टोर करता है किसको? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जब रीस्टोर करेगा तो क्या इसमें कोई वेरिएशन आएंगे? कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगे। तो साइंटिस्ट को पहले से ही पता था कि यदि हम जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो फिर हमें किसकी तरफ देखना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि नेचुरल वे ऑफ चेंज या नेचुरल वे ऑफ वेरिएशन क्या है? तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इसी नाते जेनेटिक मटेरियल में यदि चेंज चाहते हैं और अपना मनपसंद चेंज चाहते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी नाते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल तरीके से, अब आर्टिफिशियल तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो उसको कहेंगे क्या? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हो सकता है? हम कुछ न कुछ मनपसंद चेंजेज ला सकते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। बस हम चाहते क्या है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये मेल प्लांट होगा, ये फीमेल प्लांट होगा, या मेल एनिमल होगा, ये फीमेल एनिमल होगा, और डिजायर्ड कैरेक्टर ले लेते हैं। डिजायर्ड कैरेक्टर ले करके प्रोजनी में डिजायर्ड कैरेक्टर हमको मिल भी जाते हैं और हम मनचाहा चेंज ला सकते हैं। लेकिन एक समस्या इसमें होती है कि जब हम डिजायर्ड कैरेक्टर को प्रोजनी में चाहते हैं तो इसके साथ हमको कुछ न कुछ अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ न कुछ अनडिजायर्ड जीन भी क्या कर जाएंगे? इनहेरिट कर जाएंगे और मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हम मनचाहा चेंज तो ला सकते हैं, लेकिन एक समस्या हो रही है, कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हमें प्रोजनी में देखने को मिलेंगे जो हम नहीं चाहते हैं, मतलब अनडिजायर्ड कैरेक्टर। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हम प्रॉपर जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। अब प्रॉपर जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे? तो प्रॉपर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें 3 काम करने होते हैं। पहला काम करना होता है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की हमें कोई ना कोई टेक्निक तलाशनी पड़ेगी। तो टेक्निक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरा हमें क्या होना चाहिए? हमें जीन क्लोनिंग की टेक्निक भी है। ये क्या होता है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीन क्लोनिंग की भी टेक्निक हमको पता होनी चाहिए। और तीसरी जो है वह है जीन ट्रांसफर
जैसे जैसे समय बीता है साइंटिस्ट ने जीन क्लोनिंग की टेक्निक डेवलप कर ली, जीन ट्रांसफ़र की टेक्निक डेवलप कर ली और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन की भी टेक्निक डेवलप कर ली, और तभी प्रॉपर तरीके से जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा। इसकी विशेष बात ये होगी कि जब इन सब तरीकों से हम लोग करेंगे, किसमें, जेनेटिक मटेरियल में अल्टरेशन करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन ही हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अनडिजायर्ड जीन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि पहला सवाल ये था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल में मनपसंद जो भी चाहते हैं वो हम चेंज करना चाहते हैं। चेंज कहाँ से आता है, तो प्राकृतिक तरीके से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राकृतिक तरीके से था, उसको आर्टिफिशियल तरीके से कराने लगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया गया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कैरेक्टर को हम सेलेक्ट कर लेते थे या उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते थे जिसमें हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर होता था, लेकिन कुछ अनडिजायर्ड कैरेक्टर या अनडिजायर्ड जीन भी उसमें होते थे और वो भी हमको प्रोजनी में देखने को मिल जाते थे। तो इसका सल्यूशन कहाँ से निकाला गया, प्रॉपर जेनेटिक इंजीनियरिंग से निकाला गया, जिसमें जीन क्लोनिंग की टेक्निक निकाली गई, जीन ट्रांसफ़र की टेक्निक निकाली गई और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद देखा गया कि जो भी जीन चाहते थे सिर्फ उतना ही जीन आता था, बाकी अनडिजायर्ड जीन उसमें देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, ये शुरुआती इंफॉर्मेशन है। अब मेन जो समस्या खड़ी हो रही है कि आखिर पर्टिकुलर जीन कैसे आइसोलेट किया जाए, पर्टिकुलर जीन को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। चलिए ठीक है, आइसोलेट भी कर लिया, इंट्रोड्यूस भी कर लिया। सबसे बड़ी समस्या है कि जो आपका डिजायर्ड जीन है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब आप वो डालेंगे तो क्या जाके वहाँ मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, बहुत बार नहीं करता है। तो वो कैसे नहीं करता था, उसका क्या सोल्यूशन निकाला गया, वो हम लोग अगले पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। ठीक बच्चों, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब कभी हम लोग डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए को किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, ज़रा देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट या कह सकते हैं जीन है, और जिसका फेट आपको पहले से पता है कि ये पर्टिकुलर जीन अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा और इसका क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन जब कभी हम इस पर्टिकुलर डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए को किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत बार ये देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए नॉट रिप्लिकेट, ये रिप्लिकेट नहीं करता है। मतलब जब ये सेल मल्टीप्लाई करती है तो इसका मान इसका एक नंबर है तो फिर ये एक ही रहेगा, ये दो नहीं हो पाएगा। मतलब जब होस्ट सेल मल्टीप्लाई करती है तो डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई नहीं करता है या रिप्लिकेट नहीं करता है। लेकिन बहुत बार कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब इस पर्टिकुलर डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करते तो हैं, लेकिन इंट्रोड्यूस करने के साथ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, किसके साथ, होस्ट के जीनोम के साथ। तो जब कभी होस्ट के जीनोम के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजायर्ड में सेगमेंट में क्या हो जाता है, रिप्लिकेशन हो जाता है, या कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है एलॉन्ग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होस्ट सेल। तो साइंटिस्ट बड़ा कंफ्यूज थे कि जब सिंपली केवल इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो देखते हैं कि रिप्लिकेट नहीं करता है, लेकिन जब होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तब देखते हैं रिप्लिकेट हो जाता है। ऐसा क्यों? होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करने का मतलब है कि होस्ट के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट कर दिया, और क्रोमोसोम पर जो बहुत सारा डीएनए पाया जाता है इसमें एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है काहे के लिए, फॉर इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन
रिप्लीकेशन। स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रिप्लीकेशन, और इसको कहते क्या हैं, तो आंसर दीजिएगा ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन। कई बार ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रिप्लीकेशन, और आपको ऑप्शन में मिलेगा ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए का वो कौन सा हिस्सा है जो इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो आंसर देंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम चाहते हैं कि ये डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल के मल्टीप्लिकेशन के साथ ये भी मल्टीप्लाई करे और इसकी भी कॉपी बने, तो फिर करना क्या चाहिए, इस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को किसके साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर क्या होगा, जब इस होस्ट सेल से एक सेल से पर्टिकुलर एक सेल से जब ये दो सेल बनेंगे तो इसका जीनोम भी मल्टीप्लाई करेगा और जीनोम से अटैच जो हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट की नंबर ऑफ कॉपी बन जाएंगे। डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट की नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएंगी और इसी को कहते क्या हैं, इसी को कहते हैं क्लोनिंग। क्या कहते हैं, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग ऑफ द स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट, जो डिजायर्ड कैरेक्टर हम पर्टिकुलर होस्ट सेल में चाहते हैं उस पर्टिकुलर जीन के हजारों कॉपी बनेंगी। कैसे, जब वो मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ जानी चाहिए, क्या, दो ही क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब कभी डिजायर्ड स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो होस्ट सेल जब मल्टीप्लाई करती है तो डीएनए सेगमेंट मल्टीप्लाई नहीं करता है, लेकिन जब कभी उस स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को जीनोम के साथ इंटरेक्ट कर देते हैं तो वो मल्टीप्लाई कर जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जीनोम के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो होता क्या है, जीनोम किसका बना है, क्रोमोसोम, या अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो फिर क्रोमोसोम नहीं होगा, यूकैरियोटिक है तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर क्या है, डीएनए है। डीएनए का वो स्पेसिफिक सेगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन के लिए, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो यदि हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट की नंबर ऑफ कॉपी बने, ये मल्टीप्लाई करे, तो इसको किसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया है। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। बाय बच्चों।